प्रिय दोस्त, प्रत्येक दिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अन्य पेपर के एनालिसिस, अब पेपर के साथ हिंदू पेपर का भी, द हिंदू पेपर का भी एनालिसिस, जो से मुख्य क्वेश्चन है और उससे आपको कौन सा फ़ायदा प्रश्न आता है, उस आर्टिकल को हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक दिन डालता हूँ। किसी कारणवश किसी दिन कोई व्यस्तता रहती है तो पढ़ नहीं पाता हूँ, तैयार नहीं कर पाता हूँ, जिस कारण मैं नहीं डाल पाता। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कंबोडिया के नामपेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ कर्म के आधार पर कै में हैं? तो कर्म के आधार पर 50 में है। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन बने? प्रमोद अग्रवाल। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन हैं? एम जगदीश कुमार। भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी? शैलजा धामी। एस्टोनिया की पहली महिला पीएम कौन बनी? काजा क्लास। कैमरून की राजधानी कहाँ है? ओ डंडे। एनटीपीसी के निदेशक किसे बनाया गया? गुरदीप सिंह। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्रणव आनंद। विशेष कृषि पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मई। रामगढ़ विषधारी वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो रामगढ़ विषधारी वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू का एनालिसिस, फ्रंट पेज पर हिंदू लिया है। बोल्सोनारो, बैकर्स स्ट्रॉम, स्टेट इंस्टीट्यूशन, लूला से एक्स प्रेसिडेंट इंगेज दैट डेमोन। इसमें आर्टिकल में कहा गया है कि अभी वर्तमान ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा है। इससे पहले ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो थे। लूला डी सिल्वा बहुत चुनाव हुआ हाल फिलहाल में ब्राज़ील में। लूला डी सिल्वा बहुत कम मत के अंतर से जीते। आपको वहाँ पर जो बोल्सोनारो के समर्थक हैं, बोल्सोनारो के उकसावे पर पूरा राष्ट्रपति भवन में घुस गए और लूला डी सिल्वा को खिलाफ नारे लगाने लगे। इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस पर प्रतिक्रिया की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी ही सरकार है, जनता द्वारा चुने हुए हैं लूला डी सिल्वा, इसको अपदस्थ नहीं कर सकते। अगर जनता एक वोट से भी उनको जिताती है तो राष्ट्रपति रहेंगे। विश्व के विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों ने अपने तरह से टिप्पणी करने का काम किया। यह न्यूज फ्रंट लाइन में है। तो आपसे प्रश्न उठता है, ब्राज़ील कहाँ पर है? तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है। क्षेत्रफल के दृष्टि से ब्राज़ील है सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका का। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील में कहवा के उत्पादन में ब्राज़ील में सावा पालो जगह है जो कहवा के लिए प्रसिद्ध है। फेजेंडा, कहवा के बागान में काम करने वाले मजदूर को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया है और ब्राज़ील अटलांटिक महासागर ओशन के से सटा हुआ है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं? आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ब्राज़ील किस महादेश में है? तो दक्षिणी अमेरिका में। क्षेत्रफल के दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ब्राज़ील है।
कहवा की खेती दक्षिण अमेरिका में किस देश में होती है? तो ब्राज़ील में होती है। ब्राज़ील किस महासागर के किनारे है? अटलांटिक महासागर किनारे। यह क्वेश्चन फ्रंट पेज पर लिया है द हिंदू, देखिएगा 10 तारीख के द हिंदू में फ्रंट पेज पर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन बता दें, एक सांप की नई प्रजाति का खोज निकाला गया है। सांप की नई प्रजाति का नाम है बानोबुआ। याद रखिएगा, बानोबुआ किसकी प्रजाति है? तो स्नेक माने सांप की प्रजाति बानोबुआ है, वह सांप की प्रजाति है। इसको हाल फिलहाल में रिसर्च किया गया है कि प्रजाति का नाम दिया गया बानोबुआ। बानोबुआ आपको सांप की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर हेलिंग हॉल विल मेंड बाय 2066 सेज यूएन। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ओजोन लेयर में जो थोड़ा सा छिद्र था, धीरे धीरे ओजोन लेयर का छिद्र है वह बंद हो रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2066 तक 2066 तक पूर्णतः वह छिद्र समाप्त हो जाएगा। तो समझिएगा ओजोन लेयर होता क्या है। यह छोटा सा आर्टिकल हिंदू लिया है। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर पृथ्वी की सुरक्षा की कवच है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को ओजोन लेयर रोकता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो पृथ्वी पर इतनी अधिक गर्मी होती, न जीव जंतु रह पाते, न वनस्पतियाँ रह पाती, और मनुष्य को भी जीना दुर्लभ हो जाता। इसलिए कहा गया है कि ओजोन लेयर है पृथ्वी की सुरक्षा का कवच है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है, तो O3। ओजोन परत की हानि का क्या कारण है? क्यों ओजोन परत में छिद्र हो गया? CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत के क्षरण में उत्तरदायी होता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत के क्षरण में उत्तरदायी कौन होता है? CFC। एक क्वेश्चन को इन्होंने लिखा है, ओजोन लेयर हेलिंग हॉल विल मिंड बाय 2066 यानी 2066 तक ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर बंद हो जाएगा, यानी ओजोन लेयर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशीमठ पर चर्चा किए थे, एक दिन और चर्चा किए थे, फिर आज भी प्रमुखता से जोशीमठ के विषय में इन्होंने छापा कि जोशीमठ के विषय में कहा है द हिंदू ने। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में है। शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना किया था। 4 मठ की स्थापना में एक जोशीमठ भी है, द्वारिका है, जोशीमठ है, पुरी है, श्रृंगेरी है। 4 मठ में एक जोशीमठ भी है। शंकराचार्य का जन्म 788 के केरल के कलादी में हुआ, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तब प्रश्न उठता है कि जोशीमठ आज भारत में क्यों चर्चा में है? तो जोशीमठ भारत में इसलिए चर्चा में है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। जोशीमठ के आसपास जो 500 मकाने हैं, 500 मकानों में क्रैक हो गया है, बड़ा सा क्रैक हो गया है। आज जोशीमठ धीरे धीरे नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर धंस रहा है। वहाँ के व्यक्ति ने आंदोलन वहाँ के व्यक्तियों जो मकान में रह रहे हैं, मकान क्रैक हुआ, रोड क्रैक हुआ, तो वहाँ के व्यक्ति आंदोलन कर रहे हैं। तब प्रश्न उठता है कि क्रैक होने का क्या कारण है? आप जान लीजिए, वहाँ पर 18 टनल का निर्माण किया गया। जितने भी पहाड़ है, पहाड़ में 18 टनल का निर्माण किया गया। 66 टनल निर्माणाधीन है। अभी दिखेगा कि पहाड़ को काटकर पहाड़ के अंदर से रेल ट्रेन का गुजरना, अगर पहाड़ के काट कर रेल ट्रेन गुजरती है, गाड़ी गुजरती है, जहाँ गाड़ी गुजरती है उसमें कंपन होता है कि ना? तो आसपास में पहाड़ों में अधिक कंपन होता है। और जो ही कंपन हुआ तो पहाड़ क्या होगा? नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे होगा, पहाड़ कमज़ोर होगा। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कस का किया जा रहा है। रोड का विकास हो, चाहे टनल का विकास हो। मैंने कहा 66 टनल इन्होंने
स्पष्ट रूप में लेखक ने कहा है कि 66 टनल का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है, उसका निर्माण करना, जोशी निर्माण करना पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल प्रतिकूल है, जिस कारण जोशीमठ है नीचे की ओर धंस रहा है। जोशीमठ धरातल से 6150 फीट ऊंचाई पर है। जोशीमठ धरातल से कितना फीट ऊंचाई पर है? 6150 फीट ऊंचाई पर है। भारत सरकार जोशीमठ के बचाव करे तो कंस्ट्रक्शन के निर्माण जो तेजी गति से हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन के निर्माण पर रोक लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, मानव और जानवर में संघर्ष। मानव और जानवर में संघर्ष होने के कारण एक डाटा प्रस्तुत किया गया है द हिंदू में 2018, 19, 20, 21 तक लगभग 1600 व्यक्ति मारे गए। जानते हैं जो जंगल को तेजी गति से काटा गया है। एशियन हाथी के विषय में एक दिन चर्चा किए थे, बायोस्फीयर रिजर्व पार्क में एशियन हाथी, जो जंगल का कटाव का क्षेत्र हो रहा है, जिस कारण की जानवरों को प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज जानवर प्रजनन भी करते हैं, उसका रिप्रोडक्शन होता भी है, तो उसका रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। भाई जंगल में नहीं जानवर रहेगा, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण जानवर कभी कभी गांव की ओर भी मूव कर देते हैं और मनुष्य पर हमला करते हैं। इस हमले से करीब 19 से लेकर 21 तक 2019 से लेकर 21 के बीच 1600 व्यक्ति की जान गई। आप जानेंगे जो प्रोजेक्ट का निर्माण कराया जा रहा है बायोस्फीयर के आसपास, तो इलेक्ट्रिकल के कारण, बिजली के तार के कारण लगभग 221 हाथी, एलिफेंट भी मारे गए। किससे? करंट लगने के कारण। टाइगर भी 29 टाइगर मरे हैं। जानवर की जगह समाप्त हो रहा है। आपको मानव और जानवर के बीच संघर्ष का मुख्य कारण है जानवर का जगह समाप्त होना। जानवर जहां पर उसकी निवास स्थान उचित है, उसको धीरे धीरे काटा जा रहा है। जंगली जानवरों की संख्या की अगर बढ़ोतरी होती है तो जंगल भी बढ़ाना चाहिए। फसल के अंदर बदलाव, आसपास के इलाके में जंगल है, जहाँ फसल में बदलाव होता है तो जानवर फसल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद इंसान भी है, जानवरों के शिकार करते हैं, और शिकार करने के कारण कभी कभी इंसान को भी मृत्यु हो जाती है, जानवर को तो मृत्यु होती है। तो मानव और जानवर के बीच में संघर्ष के पर यहाँ पर एडिटोरियल के रूप में छापा गया है। समझना, मानव और जानवर के बीच संघर्ष में सबसे अधिक ओडिशा के व्यक्ति मारे गए। ओडिशा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ जहाँ जंगल की संख्या अधिक है वहाँ पर व्यक्ति मारे गए। इसके उपाय के लिए महाराष्ट्र में 61 डेथ हुए हैं। महाराष्ट्र में जानवर और मानव के संघर्ष के बीच महाराष्ट्र में एक डाटा पेश किया है, 61 डेथ किए गए हैं। कितना डेथ है? 61 डेथ है। इसके तहत उपाय क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होना चाहिए। जो फसल जानवर नुकसान पहुंचाता है, और जो जानवर फसल को नुकसान पहुंचाता है, किसान उसको मारते हैं, तो जानवर द्वारा नुकसान जो फसल के होगा उसको किसान को देना चाहिए, प्रधानमंत्री को। इसके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, लेकिन कारगर ढंग से उठाना पड़ेगा। एक ढंग से उपाय किया जा सकता है। अगला, अभी सेंसस पर बहुत बड़ा आर्टिकल छपा गया है। सेंसस पर एक दिन चर्चा किए थे, द सेंसस टू वाइटल फॉर द गवर्नमेंट ए डिले इफ एनी अदर, माने सेंसस गणना के विषय डिले हो रहा है। एक बहुत विस्तार से एक दिन और हिंदी में छपा, हिंदू पेपर में छपा गया था। सेंसस के विषय में आपको जानकारी थोड़ा सा दे दे। भारत में पहला सेंसस 1830 में हुआ था, और उसमें से हेनरी बोल्टन, अंग्रेज जब यहाँ शासन था तो 1830 में हेनरी बोल्टन के समय हुआ था। जनगणना का पॉपुलेशन की काउंटिंग ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। 800-600 BC के आसपास भी जनगणना के काउंटिंग का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य में भी मिलता है। अकबर द्वारा लिखित आईन अकबरी में भी
जनगणना के पॉपुलेशन के उल्लेख मिलता है। यह आपको अच्छे ढंग से इन्होंने प्रमुखता से छापा है। एक बहुत वाइटल है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, आया है। देखिए कि समझिए, प्रमुखता से कठुआ रेप कांड को द हिंदू ने प्रमुखता से उठाया है। आज कठुआ जम्मू कश्मीर में जगह है जहाँ 8 वर्ष के बच्ची के साथ रेप किया गया था और उसमें बच भी जाने का कोशिश किया गया था कि जिस समय हम रेप किए थे उस समय मेरी आयु 18 वर्ष से कम थी। तो 18 वर्ष से आयु कम थी, जब नाबालिग करके लोग इसमें बच भी जाते हैं, अब बचने की कोशिश करते हैं। इसके जांच के लिए बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट ने उपाय बात किया है। तो इसको जांच के लिए विजडम टीथ, जो हम लोग का अकिल च होता है, अकिल च जो अकिल दांत कहता है, उस आधार पर भी आदमी की आयु के विषय में कि आज उस समय उसकी आयु क्या रही होगी, उस आधार पर भी हम गणना कर सकते हैं। एक गाइडलाइन दिया गया है, लेकिन बहुत इस पर सरकार को कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इस पर भी इन्होंने प्रमुखता से छापा है। एक और इम्पोर्टेंट है, आपको आज प्रभात खबर में लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन के विषय में आपको चर्चा करते हैं। ये प्रभात खबर इसको प्रमुखता से लिया है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, एक दिन चर्चा किए थे कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बनारसी से लेकर बांग्लादेश तक, डिब्रूगढ़ बांग्लादेश तक जाएगी। और वह कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? बिहार में प्रवेश 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी देंगे और बिहार में 15 जनवरी को प्रवेश करेगी। क्रूज लंबा, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। बिहार में 15 जनवरी को प्रवेश करेगी। बिहार में कहाँ कहाँ जाएगी? बक्सर जाएगी, डोरीगंज पर रुकेगी, पटना रुकेगी, सिमरिया रुकेगी, मुंगेर रुकेगी, भागलपुर। और जहाँ जगह है वहाँ जो प्रमुख स्थल है उस पर दर्शन कराएगा। इसमें 8 पर्यटक लेकर, इसमें स्विट्जरलैंड के 8 पर्यटक हैं। जैसे कि पटना जब ये पहुँचेगी 17 जनवरी को, तो पटना में गोलघर, बिहार म्यूजियम, पटना साहिब गुरुद्वारा के विषय में दर्शन कराया जाएगा। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। यह लंबा क्रूज है। इसकी लंबाई है 32, जो दूरी है बनारसी से बांग्लादेश के बीच जाएगा, इसके बीच की दूरी है 3200 किलोमीटर। यह 62 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, 36 पर्यटक की क्षमता है। अभी 13 जनवरी को इसका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लंबा रिवर क्रूज है बिहार के किस किस जिले से किस किस शहर से होकर जाएगी। तो सब शहर का नाम याद रखना है। फिर एक बार बोल दे, बक्सर, डोरीगंज, पटना, सिमरिया, मुंगेर और भागलपुर। यह क्वेश्चन था आपको आज का। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।